नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछले बार बताया था संडे को कि हमारी 1 तारीख को ये बॉटनी की क्लास रहेगी। तो आज 1 तारीख हो गई है और बॉटनी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि और लोग लाइव आ सकें। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो जैसा कि आपको पता है ये बॉटनी की क्लास है। हमने आपको पिछले बार बताया भी था कि बॉटनी की जो क्लास होगी ये बाकी 1 से 1.5 घंटे के बीच की रहेगी। तो 1 से 1.5 घंटे के बीच की ये भी क्लास होगी। तो सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे, पानी वगैरह रख लेंगे, अगर प्यास लगे तो बीच में पानी पी लेंगे, ठीक है। और सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें हम सेल डिवीज़न पढ़ाएंगे, ठीक है। सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, ये 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये 20-25 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सबसे पहले आप लोग करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद टिश्यू भी आपको शुरू कर दिया जाएगा इसी में, ठीक है। टिश्यू भी आपके लिए इसी में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो 11th के 12th के और यूपी कैटेट BHU ICR सब के जो हैं सभी लोग इसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 11th का सिलेबस है ही बॉटनी और सेल डिवीज़न जो है वो 12th में भी आता है और यूपी कैटेट का तो सिलेबस चल ही रहा है। तो सभी लोग इसको देखेंगे शुरू से एंड तक, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दें कि हमने जब शुरुआत किया था, ये अपना बैच शुरू किया था, तभी हमने आपको बता दिया था कि जो लोग हमारी वीडियो पूरी देखेंगे और उसके बाद PDF पूरी पढ़ेंगे तो उन लोगों की हमने गारंटी ली थी, ठीक है। अब जो लोग वीडियो पूरा देखते होंगे और PDF पूरा पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, तो उन लोगों की गारंटी अभी भी हम लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इन दोनों में से एक काम ही करते हैं, या तो वीडियो देखते हैं या केवल PDF पढ़ते हैं, तो उन लोगों की गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी बता रहे हैं। तो वो लोग अपने जिम्मेदार खुद ही होंगे, ठीक है, स्वयं अपने इसके जिम्मेदार होंगे। तो जो लोग हमारी बातें मान रहे हैं, मतलब वीडियो भी देख रहे हैं और उसके बाद जो PDF मिल रहा है उसको भी याद कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है। और चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्लास पे चलते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बायोलॉजी। ऐसे ही 10-15 लाइन के 1 वर्ड आंसर हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे और जब PDF मिल जाएगी तो इसको याद कर लेंगे। पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बॉटनी कहते हैं। मतलब पादपों का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्लांट, ठीक है। पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बॉटनी। जंतुओं के मतलब जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को, जो ऊतक मतलब टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सजीवों के बाहरी रूप एवं संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी कहते हैं। मतलब बाहरी जो संरचना होती है, जैसे आपका तना, पत्ती वगैरह हो गया, फ्लावर, इन सबको क्या कहते हैं, मार्फोलॉजी। और आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं, तो एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एनाटॉमी कहते हैं। तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2-4 और वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, बहुत देख लेंगे। रक्त एवं रक्त से संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। भ्रूण निर्माण विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जंतु और पादप के संबंध व वातावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। जंतु व पादप के नामकरण के अध्ययन को, नामकरण और वर्गीकरण, इन दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सजीवों के विभिन्न भागों व कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फिजियोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे आपको इसमें से याद होंगे, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे लिखे हुए हैं जो आपको याद होंगे। बीमारियों के कारण व लक्षण को क्या कहते हैं, आप जाते हैं पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए किसकी, तो बीमारियों के कारण, क्या बीमारी है, उसके लक्षण और कारण के, तो वो आप लोग वैसे याद कर लेंगे, पैथोलॉजी। आनुवंशिकी और वंशानुगत के लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं,
ठीक है। परजीवियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ हिंदी अगर गलत लिखी हो तो उसको देख लेंगे, वैसे हिंदी इसमें थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, लेकिन बोल हम सही रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जब बोल रहे हैं तो उसी से लिख सकते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उभयचर व सरीसृप के अध्ययन को, जो उभयचर होते हैं और सरीसृप होते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हर्पीटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कवक के अध्ययन को, ये इंपॉर्टेंट है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी या एल्कोलॉजी। ठीक। जड़ के अध्ययन को राइजोलॉजी। राइजोलॉजी क्या होता है? जड़ के अध्ययन को। बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक। और रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंडियोलॉजी कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्तियोलॉजी कहते हैं। सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑफियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सांप के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। ठीक। जंतु जगत का नवीन वर्गीकरण किसने दिया? क्वेश्चन आया हुआ है ये। जंतु जो जगत था उसका नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया? तो यूसिंगर और स्टोरर ने दिया। पादप जगत का नवीन वर्गीकरण किसने दिया? तो फोस्टवान टिप्पो ने दिया। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस है। ठीक है। ऐसे 4-5 और कड़ी हैं, वो भी हम आपको लिखा देंगे। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? आप लोग देख पा रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, मतलब नर्व सेल। ठीक है। अब थोड़ा स्टडी करते हैं वायरस के ऊपर। ठीक है। थोड़ी स्टडी हम लोग करते हैं वायरस के ऊपर। ये क्लास हो रही है आपकी, इसके बाद आपकी 3 से 4 या 3 क्लास हो सकती हैं और उसमें आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। 3 या 4 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास होंगी, उसमें आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सभी लोग ये क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इनसे कुछ ना कुछ ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है। तो आप लोग 3-4 क्लास और होंगी, वो भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं ना। आप लोग जो ये क्लास पढ़ रहे हैं, जितनी क्लास होंगी उसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। अब वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। तो वायरस अभी हमने पीछे बताया था, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की। ये तीनों पॉइंट हम आपको पीछे वाली क्लासों में बता चुके थे। ठीक है। और वायरस का नाम किसने दिया? तो लुईस पाश्चर ने दिया। ठीक है। वायरस नाम किसने दिया? तो लुईस पाश्चर ने दिया। वायरस मतलब जहर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको टिक करेंगे। वायरस मतलब जहर होता है, मतलब कंटाजियम बाइबम फ्लूइडम, ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोग भी इसको इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेंगे। ये बेजरीनेक ने कहा था। ठीक है। बेजरंगी या बेजरीनेक, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसको बेजरंगी या बेजरीनेक ने बताया था। ठीक है। मतलब वायरस मतलब जहर होता है, ये किसने बताया? तो बेजरंगी ने। ठीक है। और मतलब जहर होता है, इसको क्या बोल सकते हैं? तो कंटाजियम बाइबम फ्लूइडम। ठीक है। अब वायरस का आनुवंशिक पदार्थ हमने आपको पिछले वाले क्लासेस में बताया होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। तो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ सबको पता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? ये यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए या आरएनए होता है। और वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको याद करेंगे। अगर वायरस का आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाए तो डीएनए या आरएनए होता है। अगर वायरस में आनुवंशिक पदार्थ पूछा जाए तो प्रोटीन और जुड़ जाएगा। ठीक है। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन हो सकता है या आरएनए प्लस प्रोटीन हो सकता है। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नीचे दे दिया है, विषाणु, यहाँ पे हिंदी इसकी गलत लिखी हुई है। ठीक है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक बार, 2016 में आया था शायद ये क्वेश्चन। तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ऑप्शन इसका यही सही था। ठीक है। यही चीज़ हमने आपको पीछे लिखवाई है।
जंतुओं में पाए जाने वाले वायरस का, जो जंतुओं में वायरस पाया जाता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, जो जंतुओं में वायरस पाए जाते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। और पौधों में पाए जाने वाले वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन। यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ में आई, ये डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन किस में होगा, जो जंतुओं में पाया जाता है उसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होगा। ठीक है, और जो आपके पौधों में पाया जाता है उसमें आरएनए प्लस प्रोटीन होगा। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पौधे में पाए जाने वाले विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, जो पौधे में पाए जाने वाले, तो सबको पता है आरएनए प्लस प्रोटीन, ये चीज़ हमने आपको पीछे बता चुके। ऐसे ही जंतु में पाए जाने वाले वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन। ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन की झिल्ली वायरस के ऊपर एक पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में कि वायरस के ऊपर जो प्रोटीन की पाई जाती है, प्रोटीन की एक झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो कैप्सिड कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वायरस के ऊपर किसकी झिल्ली पाई जाती है, तो प्रोटीन की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस झिल्ली को मापने का मात्रक क्या होता है, मतलब जो कैप्सिड होती है इसको मापा किसमें जाता है, तो इसका मात्रक होता है कैप्सोमीटर। ठीक है, कैप्सोमीटर इसका जो है मात्रक होता है, यूनिट होती है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, और जो नीले हरे शैवाल मतलब बीजीए को संक्रमित कर दे उसको साइनोफेज कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जो आपका बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे उसको क्या कहते हैं, वायरस को, जो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे उसको क्या कहेंगे, कौन सा वायरस कहेंगे, तो बैक्टीरियोफेज कह देंगे उस अवस्था को। ठीक है, और जो नीले हरे शैवाल को या बीजीए को संक्रमित कर दे तो वायरस को क्या कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ये, जैसे सर्वप्रथम खोजा गया वायरस, सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया, तो टीएमवी। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टीएमवी का आकार कैसा होता है, तो ये रॉड शेप का होता है। आगे जब आपको हम वो पढ़ाएंगे वायरस तो उसमें बताएंगे वायरस कितने शेप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे वायरस उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की, तो टवार्ट और डी हेरल ने, टवार्ट और डी हेरल ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। ठीक है, टीएमवी का जो तंबाकू मोजैक वायरस होता है, टोबैको मोजैक वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। टोबैको टीएमवी का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो एसआरएनए। ठीक है, एसआरएनए होता है। अब बात करते हैं वायराइड्स की। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वही हमने आपके लिए लिख दिए हैं, तो वही आप लोग इसको याद कर लेंगे। वायराइड्स में सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, वायराइड्स क्या होता है, इसमें केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायराइड्स में केवल आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब वायराइड्स की खोज किसने की थी, तो टीडो डाइनर ने की थी। इससे कौन सी बीमारी होती है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होती है। ठीक है, यही चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे जिससे कि और लोग क्लास में आ सकें। ठीक है, और जो लोग जुड़े हैं वो लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन सभी लोगों का नहीं हो जाता है, जो शुरुआत से एंड तक देखते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तभी सिलेक्शन में यही होता है कि कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। उसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कुछ लोग तो पढ़ने वाले होते हैं और कुछ लोग केवल आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अब प्रियांश की खोज, जैसे प्रियांश के बारे में आ जाए। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया वायरस के बारे में, उसके बाद वायराइड्स के बारे में, उसके बाद प्रियांश के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रियांश में क्या होता है, इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इससे कौन सी बीमारी होती है, तो कुरु बीमारी, मतलब हंसते हंसते आदमी मर जाता है इसमें। ये बीमारी एक बार पूछी गई थी आपकी, ये बीमारी हमने जब आपके पेपर पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर, शायद 2014 में था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रियांश के बारे में केवल दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है
और इसमें कौन सी बीमारी होती है, तो कुर बीमारी होती है, जिसको कहते हैं हंसते हंसते आदमी मर जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर लें तो माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की, लुईस पास्चर ने की। इसका दूसरा नाम पीपीएलओ है। ये माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, ये इसका व्यास दिया हुआ है, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया, तो नोकार्ड और राउक्स ने दिया। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ना ही किसी एंटीबायोटिक का असर होता है। इसी कारण माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं। अब ऑप्शन में दे देगा, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, या ऐसे ही दो ऑप्शन और दे देगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे, इसमें सेल मेम्बर जो सेल वॉल होती है वो ना होने के कारण इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में ये दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती है और ना ही किसी एंटीबायोटिक का असर होता है। ठीक है, इसी कारण माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म विज्ञान का जोकर कहते हैं। ठीक है, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है याद रख लेंगे आप लोग, बंची टॉप ऑफ पपाया, ठीक है, बंची टॉप ऑफ पपीता या पपाया, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल मतलब बैंगन की छोटी पत्ती बीमारी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल डिवीजन की। सेल आपका खत्म हो गया था, अब ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सब चैप्टर आपके खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग केवल इसको पढ़ते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन आपका दूसरा चैप्टर है, कोश का विभाजन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे, वैसे पीडीएफ तो आपकी बहुत बड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, वो आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, बाकी की चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, कोश का विभाजन को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कोश का विभाजन को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोश का विभाजन को कैरियोप्लाज्मिक रेशियो द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, कोश का विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो के द्वारा। ठीक, अब कोश का विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का केवल पढ़ा जाता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। असूत्री कोश का विभाजन क्या होता है, इस प्रकार का विभाजन किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो असूत्री कोश का विभाजन होता है वो किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, मतलब निम्न श्रेणी के, जैसे कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ, संघ हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो होता है मतलब विभाजन जो वो किस में पाया जाता है, तो वो प्रोटोजोआ, संघ वगैरह मतलब जो निम्न श्रेणी के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें कौन सा विभाजन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा कोश का विभाजन पाया जाता है, तो असूत्री कोश का विभाजन। ठीक है, अब अगला पॉइंट, जैसे इस प्रकार के विभाजन में क्रोमेटिन पदार्थ दोनों पुत्री कोशिकाओं में बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी केवल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोर्स समझाने वाला नहीं चल रहा है, केवल याद करवाने वाला चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो हम बता रहे हैं वो आप लोग इसको याद करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका टाइम कम है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करानी है। तो जब ये फुल ईयर का कोर्स चलता है तो उसमें सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये बात हम आपको शुरुआत से बताते चल रहे हैं। जब हमारा जुलाई में अगला बैच शुरू होगा फुल ईयर वाला, तो उसमें आपको सेल डिवीजन कम से कम 4-5 दिन में ख़त्म कराया जाएगा। ठीक है, 4-5 घंटे में। तो आप लोग यहाँ पे 1 घंटे में क्या क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही ले सकते हैं। ठीक है, इसको अगर अच्छे से पढ़ना चाहें तो 4-5 घंटे की ये क्लास होती है, उसमें आपका एक प्रकार का कोश का विभाजन खत्म हो पाता है। ठीक है, मतलब 1 सप्ताह में पूरा आपका कोश का विभाजन तक चलता रहता है। तो आप लोग जब 1 सप्ताह का काम 1 घंटे में करेंगे तो उसमें केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिल पाएंगी। ठीक है, मतलब समझाने वाली बात इसमें नहीं हो पाएगी, अगर समझाएंगे तो वही आपका ये थोड़ा लेट तक चल सकता है। इसलिए आपको केवल इस क्लास में वही चीज़ें मिल रही हैं जो आप लोग के पेपर में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संभावना है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे अब हम आपको यहाँ पे बता दें, जो असूत्री कोश का विभाजन है इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट रिमार्क ने की, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब कोश का चक्र होता है। ठीक है, कोश का चक्र जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ हैं वो आपको याद करनी है, तो वो हम आपको बताते चल रहे हैं। इसमें 2 चक्र कौन कौन से होते हैं,
एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है, ठीक है। एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। जो 11th वाले बच्चे हैं और 12th वाले बच्चे हैं वो इसको अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनकी एक क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको पूरा कोष का विभाजन नहीं पढ़ाएंगे। कोष का विभाजन हम आपको यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं, तब हम वहाँ पे बता देंगे कि हमने जो क्लास ली है कोष का विभाजन वाली वो आप क्लास देखिए और वहाँ से ये क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, ठीक है। अब अंतः अवस्था या इंटरफेज इसकी बात कर लें, ये दो है ना, दो में से आप एक एक करके दोनों चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अंतः अवस्था मतलब इंटरफेज, ठीक है। अंतः अवस्था को और क्या कहते हैं तो विश्राम अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं। 4 कौन कौन सी आती हैं, मतलब जो इंटरफेज होता है उसके अंदर 4 आते हैं, G1, S, G2 और M। अब आपको केवल ये याद रखना है कि जीवन में क्या होता है, एस में क्या होता है, ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। जीवन में क्या होता है, सभी प्रकार के आरएनए, मतलब क्वेश्चन पूछे सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, जीवन में, एस में, G2 में या एम में, तो जीवन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है एस फेज वाला, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो एस अवस्था में होता है, ठीक है। इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी हो जाता है। G2 अवस्था में क्या होता है, इसमें नया आरएनए, ठीक है, नया आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G0, ठीक है, इसको G0 बोलेंगे, ठीक है। G0 अवस्था में क्या होता है, यह निष्क्रिय या अक्रिय अवस्था होती है। तो इसमें हमने आपको बताया इसकी अंत्य अवस्था की 4 फेज होती हैं, ठीक है, G1, S, G2 और M। अब जीवन क्या होता है, इसमें सभी प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। और एस में क्या, सभी प्रकार के आरएनए का, ठीक है, आरएनए का इसमें संश्लेषण होता है जीवन में। और एस में क्या होता है तो डीएनए का संश्लेषण होता है। यही चीज़ आपको याद रखने की है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। जो कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था, मतलब कोशा चक्र या कोश का विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है तो इंटरफेज होती है, ठीक है। इसमें 90 से 95% समय लगता है, ठीक है। और सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है तो इंटरफेज है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कोश का विभाजन की या कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है तो आपकी इंटरफेज होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन की, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं किसकी, समसूत्री विभाजन की, माइटोसिस की खोज किसने की तो 1881 में फ्लेमिंग ने की थी। माइटोसिस की खोज किसने की तो 1881 में फ्लेमिंग ने की, ठीक है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। और इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये भी 2 तरह का होता है, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। क्वेश्चन आपका पूछता है कि जब नाभिक या केंद्रक में विभाजन होता है तब इसको क्या कहते हैं, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जब नाभिक या केंद्रक में विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। और जब कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो विभाजन होता है उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस को पढ़ते हैं हम लोग, पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ ले रहे हैं उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ लेंगे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहीं पे लिख दिए हैं, अंदर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा। जैसे प्रोफेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है, इसको तो आपको याद करना ही है। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज, ठीक है। अब ये किसकी सबसे बड़ी अवस्था होती है तो किसके हमने आपको बताई अभी, कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है या समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है, एक हमने आपको पीछे भी बताया था ना कि जो कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है। आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाएं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाएं तो दोनों पॉइंट एक साथ लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था, कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है, आंसर लिखेंगे इसका, लिख लिया होगा क्वेश्चन आपने। कोशा चक्र मतलब कोशा चक्र की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है तो इंटरफेज होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जो कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब आप लोग लिख लें कैरियोकाइनेसिस या समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, कैरियोकाइनेसिस या समसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है तो प्रोफेज होती है, ठीक है।
और इसमें 4 होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब एनाफेज सबसे छोटी होती है, प्रोफेज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब एक एक करके इसकी बात करते हैं, अंदर चलते हैं। जैसे फ्लोरा, आपको ये तो वैसे ही हमने लिख दिया है, फ्लोरा प्लांट सेल को कहते हैं, फोना एनिमल सेल को कहते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं हम लोग प्रोफेज की। प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में हमने आपको क्या बताया, ये कैरियोकाइनेसिस की सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया। इसमें क्रोमेटिन संघनित और छोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। संघनित और छोटे हो जाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेज के अंत में केंद्रकला, केंद्रका तथा अन्य कोशिकांग गायब हो जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रोफेज होता है, इसमें जो प्रोफेज के अंत, जो अंत समय होता है, उसमें क्या होता है, केंद्रकला, केंद्रिका और जो भी कोशिकांग होते हैं सभी गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल का विभाजन किस अवस्था में होता है, तो प्रोफेज अवस्था में होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है सेंट्रियोल का विभाजन किस अवस्था में होता है, तो आपका प्रोफेज में होता है, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है पॉइंट, ठीक है। स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर किसकी बनी होती है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए। आप लोग बोलें तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं, आप लोग अगर बोलेंगे तो थोड़ा स्लो चल सकते हैं, ठीक है। अगर तेज़ लग रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे, थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं हम, 4 थे ना इसके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ऐसे ही आप लोग याद कर लेंगे। उसमें ये किसकी अवस्था है, तो कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाएं होती हैं, हमने आपको बताई, ठीक है। तो पहला प्रोफेज हम लोग पढ़ चुके। अब मेटाफेज की बात करते हैं। इसमें भी 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा में आ जाते हैं, मतलब मिडिल में आ जाते हैं। M फॉर मेटाफेज, M फॉर मिडिल, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा को हम कह सकते हैं मिडिल में, ठीक है, आ जाते हैं। मिडिल को इसको क्या कहते हैं, और इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट पर गुणसूत्र किस अवस्था में आते हैं, तो मेटाफेज अवस्था में। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। यूपी कैटेट में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोग जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप लोग पढ़ते रहेंगे। जो किस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं, तो मेटाफेज में, ठीक है। इस अवस्था में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। सीधा सीधा पॉइंट पूछता है कि गुणसूत्र का अध्ययन हम किस अवस्था में करते हैं, तो मेटाफेज अवस्था में करते हैं, ठीक है। अगले 3 नंबर की बात करते हैं, एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, मतलब पहली अवस्था जो प्रोफेज थी उसमें चिपक जाते थे ना, अब इसमें अलग अलग हो गए, ठीक है। इसमें क्रोमेटिड भी अलग अलग हो गया, ठीक है। मेटाफेज और एनाफेज में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, लेकिन एनाफेज में ये संख्या आपकी आधी हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट 11th-12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैडेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टीलोफेज की बात करते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र पुनः लंबे और पतले व कुंडलित हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पहले अवस्था में प्रोफेज में गायब हो जाते हैं कोशिकांग, वो इसमें वापस आ जाते हैं, बस आपका सेल डिवीजन हो जाता है इसमें, ठीक है। मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तीनों अवस्थाएं इसकी पूरी हो गई। अब ये हमने बात कर ली कैरियोकाइनेसिस की। अब बात करते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस आपका 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केवल बस 1 या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, फरोइंग मेथड, और दूसरा क्या होता है, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। इसमें जो होता है फरोइंग मेथड, ये किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फरोइंग मेथड होता है वो किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेल प्लेट मेथड ये किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। सेल प्लेट मेथड जो है वो किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोशिकीय प्लेट बीच में बनना शुरू होता है, और यही कारण है कि इसको फ्रैग्मोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट मिडिल लेमेला का निर्माण करता है, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे बात करते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व, ठीक है। 2 मिनट ये केवल उसके 11th-12th वालों के लिए है, 1 मिनट में इसको खत्म करते हैं। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है, इसमें कोशिका वृद्धि तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत हो जाती है। मतलब समसूत्री विभाजन जो होता है उससे क्या होता है,
इसमें कोशिका वृद्धि होती है और टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन में, और एक समसूत्री कोशिका विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री में आपका 4 का होता है। ठीक है, वो आगे बताएंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कॉल्चिसिन या ऑटोमिनेलिस। ठीक है, 2 पॉइंट हैं, एक कॉल्चिसिन या ऑटोमिनेलिस और एक होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, तो कॉल्चिसिन क्या होता है इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, इसको हम समसूत्री जहर कहते हैं। ठीक है, कॉल्चिसिन या ऑटोमिनेलिस जो होता है इसको हम समसूत्री जहर कहते हैं। ये क्या होता है, लिलियेसी कुल का एक पौधा होता है। ठीक है, ये लिलियेसी कुल का एक पौधा होता है। ये स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोकता है। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देता है, जिससे कि आपका सेल डिवीजन भी रुक जाता है। ठीक है, अब ये समसूत्री जहर हो गया। ठीक है, अब समसूत्री विष किसको और कहते हैं, एक तो ये हो गया आपका कॉल्चिसिन या ऑटोमिनेलिस, और एक होता है मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस, और एक होता है मस्टर्ड गैस आयनाइड। ठीक है, ये मेटाफेज में कोशिका विभाजन को रोक देता है या बाउग्रेट बनाता है। ठीक है, जो कॉल्चिसिन होता है आप लोग इसमें याद रखेंगे ये समसूत्री जहर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो लिलियेसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या होता है, यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है ये। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। और जो ऊपर आपका ऑटोमिनेलिस था ये क्या कहता था, कॉल्चिसिन या ऑटोमिनेलिस, ये समसूत्री जहर का काम करता था और ये कोशिका विभाजन नहीं होने देता था। ठीक है, और समसूत्री, ये हमने आपको बताया, समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, इसकी खोज किसने की, तो फार्मर और मोरे ने की। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की, तो फार्मर और मोरे ने की। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद करने वाली है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी याद करने वाली है, इसको आप लोग याद करेंगे। और इसकी खोज किसने की, तो आपको पता ही है किसने की, फार्मर और मोरे ने की। ठीक है, फार्मर और मोरे ने की। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, तो जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, और जैसे कि परागण के बनते समय तथा अंड कोशिका के बनते समय। क्वेश्चन आपसे पूछेगा परागण के बनते समय या अंड कोशिका के बनते समय कौन सा विभाजन होता है, तो कौन सा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से क्या होता है, एकमात्र कोशिका से इसमें 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब 4 पुत्री कोशिकाएं इससे बनती हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, होमोटिपिक और हेट्रोटिपिक। होमोटिपिक और हेट्रोटिपिक। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग इसको जो है नोट कर रहे होंगे। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद ही हैं, हम तो आप लोगों को यहाँ से नोट करवा रहे हैं, तो आप लोग उसको नोट करते रहिए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते रहेंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो सके और आप लोग अच्छी जगह पढ़ने के लिए जा सकें। ठीक है, आप लोग अच्छी जगह पढ़ने के लिए जा सकें, और इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छे से क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अभी हम लोग क्या पढ़ा चुके हैं, कोशिका विभाजन चल रहा है आपका, इसमें हमने आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी की सारी फेज आपकी कंप्लीट करा दी। मतलब असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री 3 तरह का कोशिका विभाजन हमने आपको बताया था। तो तीनों में से आपको कौन कौन सा हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो तीनों में से 2 आपके कवर हो गए, अब तीसरा आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा हमने आपको बताया,
तीसरा आपका असूत्री कोशिका विभाजन था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी खोज किसने की, तो फार्मर और मोरे ने की। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो फार्मर और मोरे ने इसकी खोज की। ठीक है, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जनन कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से कितनी उत्पत्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितना आपका पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा और करके और पूरा आपका ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, पूरा आपका ये ख़त्म करते हैं। होमोटिपिक क्या होता है और हेट्रोटिपिक, 2 प्रकार का सूत्री विभाजन होता है ना, होमोटिपिक और हेट्रोटिपिक। अब होमोटिपिक क्या होता है, ऐसे यूकेशनल डिवीजन या मियोसिस सेकंड कहते हैं। इसमें ये चीज़ केवल इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 1। ठीक है, इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इसमें केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और बाकी की चीज़ें हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, प्रोफेज क्या होता है, इसकी 5 उपावस्थाएं होती हैं। प्रोफेज की 5 उपावस्थाएं होती हैं। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आती है, वही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रोफेज की 5 उपावस्थाएं होती हैं, इसको याद करना है आपको। 5 कौन कौन सी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो हमने ऐसे याद किया था, लता जरा पानी दे दो, मतलब लता फॉर लेप्टोटीन, जरा मतलब जाइगोटीन, पानी मतलब पेचेटीन, दे मतलब डिप्लोटीन और दो मतलब डाइकाइनेसिस। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये याद रखना है, इसमें जो प्रोफेज होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब एक एक करके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जैसे लेप्टोटीन है। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या होता है, इस अवस्था में केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है और क्रोमेटिन धागे मोटे होकर और आखड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो बॉल की तरह आकार किसमें हो जाता है क्रोमेटिन धागे का, तो किसके, ये बॉल BALL होता है। ठीक है, बॉल गेंद की तरह आकार किसमें हो जाता है क्रोमेटिन धागों का, तो लेप्टोटीन में हो जाता है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केवल जाइगोटीन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में 2 समजात गुणसूत्रों के बीच जोड़ा बनने लगता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो सिनॉप्सिस कहते हैं। ठीक है, 2 समजात गुणसूत्रों के जोड़ा बनने को क्या कहते हैं हम लोग, इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। ठीक है, इसको सिनॉप्सिस कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2 समजात गुणसूत्रों के बीच जोड़ा बनने की अवस्था क्या कहलाती है, तो बाइवलेंट अवस्था कहलाती है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें PDF आपको मिलेगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट लिखा है। इसमें देखो 1-2 जगह इंपॉर्टेंट लिख दिया था हमने। तो जाइगोटीन में क्या होता है, इस अवस्था में 2 समजात गुणसूत्रों के बीच जोड़ा बनने लगता है। ठीक है, और जोड़ा बनने को क्या कहते हैं हम लोग, सिनॉप्सिस कहते हैं। ठीक है, और जोड़ा बनने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो बाइवलेंट अवस्था कहते हैं। ठीक है, जोड़ा बनने को क्या कहते हैं, तो सिनॉप्सिस कहते हैं, अवस्था को क्या कहते हैं, तो बाइवलेंट अवस्था कहते हैं। और सिनेप्टिमर कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टिमर कॉम्प्लेक्स, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो जाइगोटीन में ही होता है। अगली बात करते हैं हम लोग पेचेटीन का। पेचेटीन में क्या होता है, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो पेचेटीन में होता है। 2-3 साल ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लेंगे कि पेचेटीन जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कहाँ पे होती है, तो पेचेटीन अवस्था में होती है। अब इंटर वालों में क्वेश्चन आता है कि पेचेटीन क्या होती है, तो आप लोग उसको क्या बताएंगे, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। ठीक है, मतलब जब आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इंटर वाले लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इंटर वाले लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई है ना, अब आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, तो पेचेटीन में होती है। ठीक है, इस अवस्था को टेट्रोड का निर्माण भी होता है और ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी अवस्था इसमें कौन सी होती है, तो पेचेटीन होती है। डिप्लोटीन की बात करते हैं, इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और प्रतिकर्षण बल
बढ़ जाता है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस अवस्था में क्याज मेटा का निर्माण होता है। ठीक है, क्याज मेटा क्या होता है, एक्स आकार का होता है। ठीक है, तो पूछिए आपसे क्याज मेटा का निर्माण किस में होता है, तो डिप्लोटीन में होता है। ऐसे डाइकाइनेसिस होता है, डाइकाइनेसिस में मतलब टर्मिनलाइजेशन किस से संबंधित है, तो डाइकाइनेसिस से संबंधित है। ठीक है, आपके पॉइंट ये क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आपको क्या पढ़ा दिया, यहाँ पे आपको सेल डिवीजन पूरा खत्म हो गया। आगे बात हम लोग करेंगे टिश्यू की। ठीक है, आप लोग अगर थक गए होंगे तो थोड़ी देर और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास आपकी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ऐसे ही। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, 3-4 क्लास और होंगी तो उसमें आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इंटर और जो 11th और 12th वाले हैं वो तो इसको पढ़ते ही रहेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से वो लोग इसको पढ़ते रहेंगे। और अब आगे बात करते हैं ऊतक की। ठीक है, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो टिश्यू कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप लोग अगर कहीं पे पेपर मिले प्रीवियस ईयर का, वैसे हम तो आप लोगों को कराएंगे ही, तो उसमें से अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपके सेल डिवीजन या सेल के बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, बाई चांस एक आध क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो जब हम आपका पूरा इसका जब क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो वो भी क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे, कहीं से भी मिलें, कितने भी साल पुराने हों, तो वो हम सब आपको कराएंगे। ठीक है, वो सब हम आपको कराएंगे वहाँ से। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। आप लोग कोई सी भी परीक्षा में बैठेंगे, मतलब BHU ICR, या आप लोग ICR का थोड़ा लेवल ऊपर होता है तो उसकी हम लोग क्लासेस उसकी भी चला देंगे। ठीक है, जब उसका पेपर आने वाला होगा तो उसकी भी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो अभी आप लोग यूपीकेटेड BHU ICR जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और ऊतक हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऊतक जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपकी फिजियोलॉजी बचेगी। ठीक है, मतलब एनाटॉमी और मार्फोलॉजी वगैरह बचेगी, तो वो आपकी अगली क्लासेस में, एक क्लास में एनाटॉमी, एक क्लास में मार्फोलॉजी, और एक में जो बचेगा वो सब कुछ हो जाएगा। तो 3 क्लास में आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे वनस्पत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। मतलब आंतरिक संरचना में टिश्यू आते हैं ना, टिश्यू को आप लोग देख थोड़े नहीं सकते, तो वो ही आप एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी टिश्यू में आती है। ठीक है, टिश्यू शब्द किसने दिया, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। टिश्यू शब्द किसने दिया, तो एन ग्रीव ने दिया। भारत ऊतक के पिता कौन है, के चौधरी। ठीक है, भारतीय ऊतक के पिता कौन है, तो के चौधरी हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो। ठीक है, वो ऊतक कहलाता है। मतलब उत्पत्ति और कार्य जिसका समान होता है उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक कहते हैं। और आगे बात करते हैं, इसमें ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही प्रकार में आपका ऊतक खत्म हो जाएगा, इसी के अंतर्गत आपके सब टॉपिक आते रहेंगे। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग एक चार्ट बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे ऊतक, ऐसा लिख देंगे ऊतक, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तरफ लिखेंगे विभज्योतक, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो, दूसरी तक आप लोग लिखेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम जब आपको पढ़ाएं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब विभज्योतक ऊतक में कितने होते, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा चार्ट बनाते रहिए। ठीक है, फिर हम बोलें परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे ऐसा बनाते रहिए, तो जिससे कि आपके शॉर्ट नोट बनते रहेंगे। ठीक है, हम लोग समझ गए होंगे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो वैसे ही विभज्योतक ऊतक, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ देंगे विभज्योतक या मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, इस ऊतक में कोश का विभाजन पाया जाता है। मतलब जो विभज्योतक ऊतक होता है इसमें कोश का विभाजन पाया जाता है, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू में कोश का विभाजन पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। ये ऊतक पौधों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो विभज्योतक, क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों की वृद्धि भागों में पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं, तो ऑप्शन विभज्योतक ऊतक। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बने अभी तक आपके। जो विभज्योतक ऊतक होता है, इस ऊतक में कोश का विभाजन होता है या नहीं होता है, तो कोश का विभाजन होता है, एक क्वेश्चन ये हो गया।
दूसरा, ये ऊतक पौधों के वृद्धि भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ऊतक होते हैं वो पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय पौधों में पूरे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं। ये जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से इसके क्लासिफिकेशन होगा। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोमेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, इनकी हिंदी इधर लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो प्रोमेरिस्टेम होता है ये जीवन के शुरुआती अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका भ्रूण हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, प्रो मतलब पहले, मतलब बिल्कुल आप लोग कैसे शुरुआती अवस्था में पाया जाता है, तो प्रोमेरिस्टेम हो गया, जैसे कि आपका भ्रूण हो गया। अब प्राइमरी मेरिस्टेम यह जीवन काल में पाई जाती है। आगे आपको सबको समझ में आएगा, जैसे अभी आप लोग याद कर लेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम किस में पाई जाती है? एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में। अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है जीवन काल के कुछ समय बाद भी पाई जाती है, जैसे लेटरल मेरिस्टेम और कॉर्केमियम और कैम्बियम। ठीक है, ये सब वर्ड आपको आगे याद कराए जाएंगे, मतलब समझाए जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो हमने आपको बता दिया ये किसके आधार पर हो गए, तो ये विभज्योतक ऊतक का वर्गीकरण था। ठीक है, पहला किसके आधार पर था, तो उत्पत्ति के आधार पर था। दूसरा किसके आधार पर है, तो दूसरा आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा आपका स्थिति के आधार पर है। ठीक है, दूसरा आपका स्थिति के आधार पर है। ठीक है, स्थिति के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? शीर्षस्थ, मतलब एपिकल शीर्षस्थ। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम शब्द किसने दिया, तो निगेली ने दिया। ठीक है, यह तने या जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछे तने या जड़ के शीर्ष पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, इससे जब ऊपर पाया जाएगा तो इससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, इससे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अब एपिकल मेरिस्टेम के लिए 3 थ्योरी दी गई थी। एपिकल सेल थ्योरी, क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, एपिकल सेल थ्योरी किसने दी, तो निगेली ने दी। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी, तो हेंसियन ने दी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी, तो स्मिथ ने दी। ठीक है, यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ा दी है। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी किसने दी, तो हेंसियन ने दी। इसके अनुसार एपिकल मेरिस्टेम के 3 क्षेत्र होते हैं। मतलब हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार एपिकल मेरिस्टेम के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? डर्मेटोजन, पीरेबलम और प्लीरोम। ठीक है, ये आपके किसके क्षेत्र हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम के क्षेत्र हैं। अब डर्मेटोजन क्या होता है? बाहरी परत का निर्माण करता है। डर्मेटोजन क्या करता है, आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। डर्मेटोजन क्या करता है, तो बाहरी परत का निर्माण करता है। पीरेबलम क्या करता है, तो मध्य परत का निर्माण करता है। ठीक है, प्लीरोम क्या कहता है, तो आंतरिक परत का निर्माण करता है। आंतरिक परत में क्या आ जाएगा? पीरेसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और फिथ। ठीक है, सीधा सीधा पूछता है मध्य परत में कौन कौन से आते हैं। मध्य परत में क्या क्या आता है, तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग यहाँ से जब याद किए होंगे तो अच्छे से आंसर देंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए इसको। अब हम रूट कैप की बात करते हैं। रूट कैप का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कैलेप्ट्रोजन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूट कैप का निर्माण कहाँ होता है, तो कैलेप्ट्रोजन में होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर के बाद पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ेंगे और क्या करेंगे आप लोग यहाँ से, जैसे लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम की। अभी एपिकल मेरिस्टेम की बात हो गई ना। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या है? यह तने या मूल के पार्श्व में अक्ष के समांतर होता है। इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, यह ऊतक द्वितीय ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब द्वितीयक वृद्धि करता है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो लंबाई में होती है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, कैसे? जैसे कोई इंसान है तो सबसे पहले उसकी लंबाई बढ़ती है ना, तभी तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। मतलब सबसे पहले वो लंबा होगा, उसके बाद क्या होगा, वो मोटा होना शुरू होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आदमी की लंबाई बढ़ती है,
उसके बाद वो मोटा होना शुरू होता है। पहले जितनी लंबाई उसकी हो सकती है तो वो होगी, उसके बाद वो मोटा होगा। तो यहीं से है प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। आप लोग अच्छे से समझेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो प्राथमिक वृद्धि होगी उसमें क्या होता है, तो लंबाई में वृद्धि होती है, और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, उसमें मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ये इसमें है। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इसकी बात कर लें हम। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या होता है, यह ऊतक एपिकल मेरिस्टेम का छूटा हुआ भाग है जो स्थायी ऊतक में परिवर्तित ना होकर स्थायी या विभजोतक ऊतक में पाया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट केवल एक ही है। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है, इसके एग्जाम्पल ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, बाकी का इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, पुदीना की जो पर्व संधि होती है, ठीक है, पुदीना की पर्व संधि के बीच में घास के नोड पर और पाइनस के इंटर नोड पर। ठीक है, मतलब पुदीना के पर्व संधि के बीच में, घास के नोड पर, ठीक है, और पाइनस के इंटर नोड पर। 3 इसके एग्जाम्पल है, वो आप लोग याद कर लेंगे। अब स्थायी ऊतक की बात करते हैं, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है, स्थायी ऊतक क्या होते हैं, जैसे मतलब 2 तरह के टिश्यू हमने आपको बताए थे। एक तो आपको जैसे यहाँ पे ले चलते हैं पहले पेज पे। ठीक है, ऊतक हमने 2 प्रकार के बताए थे आपको, एक विभज्योतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। मतलब एक ऊतक आपका खत्म हो गया है। अब जो स्थायी ऊतक है, इसकी बात हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ऊतक, एक जटिल ऊतक। ठीक है, साधारण में हम लोग पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक में हम लोग पढ़ेंगे एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम के अंदर 4 पार्ट होते हैं, फ्लोएम के अंदर वही 4 पार्ट होते हैं। तो बस यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।